रेडी, कम ऑन, जल्दी से बताएं भाई। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। ऑफ कोर्स चैट बॉक्स ऑन है। आई होप आपको स्क्रीन भी बराबर दिख रही है। हाँ भाई, अभी आवाज क्लियर है? बताइए, बताइए भाई, आवाज क्लियर है अभी? अभिषेक, अभी क्लियर है ना आवाज? हाँ भाई, जिनके लिए पॉसिबल है वीडियोस ऑन रख सकते हैं। मांग क्या रहा है? नहीं, क्यों भाई? क्या आ रहा है ऐसा आवाज में? ऐसा क्या आ रहा है आवाज में भाई? बिना आवाज। हेलो, हेलो। क्लियर नहीं है? अरे अजीब आ रही है आवाज यहाँ पर, ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट, लेट मी सी। बिन बिन करके आवाज आ रही है। अच्छा, समझा है। भू भू करके, वाह वाह वाह। क्या डिस्क्रिप्शन है बच्चों का। कोई कह रहा है भिन भिन, कोई कह रहा है बुन बुन। आवाज, वाह बेटा वाह। आवाज अभी, अभी तो और अजीब आ रही होगी। इंटरनल माइक्रोफोन। हेलो। कह रहा था आप सही है। हाँ, अब थोड़ा खराब आनी चाहिए। दे रहा है भाई, क्या लैपटॉप, दोनों में से एक चीज। चलिए एक काम करता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड ना। अभी तो आई नहीं रही होगी बिल्कुल भी। अभी अभी बच गया। अभी तो, नहीं तो बहुत खराब हो जाता है आपके स्पीकर्स, तो पी 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 हो जाता। बताओ भाई, अब तो आ रही होगी बैक आउट क्लियर? नालायकों, अभी भी नहीं आई तुमको? तो तुम फिर घर पे बैठ के बेटा कड़ी खा लो। जिनके लिए पॉसिबल है वीडियोस ऑन रखें और बताएं जल्दी से आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, अब तो आ गई। अब तो दूसरे फोन से कनेक्ट किया है तो माइक में दिक्कत नहीं आती, वो लैपटॉप में ही कभी कभी आ जाती है। डस्ट अगर घुस गई हो तो। ठीक है, डस्ट या मे बी सम रीजन ऑफ वाइब्रेशन और समथिंग। कोई बात नहीं भाई। कल संडे है ना, कल सौंदर्य साबुन निरमा से अपन इसको धो देंगे, तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए, ठीक है, यूट्यूब पे देख लेंगे लैपटॉप कैसे धोते हैं। चलिए भाई, क्लास शुरू करते हैं। सो रिकॉर्डिंग चालू है? आई होप या चालू है। चलिए भाई, सो नमस्कार एंड वेलकम भाई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निबंध साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो वैसे ही मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं क्लास। ठीक है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था उन्हीं के लिए है ये लेक्चर, और रिवीजन करना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज निबंध। एक निबंध क्या होता है? तो भाई निबंध हम कहते हैं, एक डेफिनेशन दो आप, और किसी भी एक इंडियन राइटर की डेफिनेशन लिख दीजिए। तो निबंध कैसे कहते हैं भाई? निबंध का अर्थ
बताते हुए, सॉरी, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो निबंध बताते हुए भारतीय विद्वान की परिभाषा लिखिए या फिर पाश्चात्य विद्वान की परिभाषा लिखिए। तो निबंध निहि प्लस बंध से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है एक परिमार्जित प्रौढ़ रचना, यानी एक लिमिटेड तरीके से लिखी हुई मैच्योर राइटिंग। राइटिंग से मेरा मतलब यहाँ पर है एक पीस ऑफ राइटिंग जो लिखा गया हो। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऐसे। ऐसे का मतलब होता है किसी चीज की कोशिश करना, प्रयास करना, जो कि एक फ्रेंच वर्ड एसाई से आता है, अगेन जिसका मतलब यही है। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हडसन की। हडसन एक बाहर के राइटर हैं, ऑफ कोर्स एक यूरोपियन या अमेरिकन राइटर है। इन्होंने इंग्लिश में एक डेफिनेशन दी थी, जिसकी हिंदी में आपको बता रहा हूँ। वो है कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना का निर्व्याज निखरा हुआ स्वरूप है। बहुत ही आसान भाषा है भाई, कि निबंध जो है राइटर की पर्सनैलिटी की अभिव्यंजना, यानी उसके एनालिसिस का एक स्वरूप है। जब आप निबंध लिखते हो तो आप निबंध नहीं लिख रहे होते, आप अपनी पर्सनैलिटी उसको दिखा रहे होते हो, जो आकार में छोटा होता है। मतलब दिखता तो बहुत छोटा है, बट जब आप उसके ऊपर चिंतन मनन करते हो तो वो काफी बड़ा हो जाता है। अगर आपने कभी फ्रांसिस बेकन के ऐसे पढ़े होंगे, ऑफ स्टडीज या ऑफ एक्सपेंस, तो आप इस बात को समझ पाओगे कि लिखने में कितना छोटा होता है, लेकिन जब उसकी गहराई में आप उतरते हो तो कितना बड़ा होते चलता है। फिर आते हैं हमारे बाबू गुलाब राय साहब। ये हमारे राइटर हैं, ऑफ कोर्स इंडियन। इन्होंने निबंध के बारे में कहा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, यानी उस प्रोज राइटिंग को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, यानी किसी का डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस, एक विशेष निजीपन, यानी आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें दिखना चाहिए, स्वच्छंदता यानी एक स्वतंत्रता उसमें दिखना चाहिए, सौष्ठव और सजीवता। सौष्ठव यानी वेल मैनेज्ड होना चाहिए, सजीवता यानी आपको लगना चाहिए कि आपने बहुत एनर्जेटिकली लिखा है, बोझ नहीं उतारा है, और आवश्यक संगति और संबद्धता, यानी जो चीजें हैं वो आपस में रिलेट होना चाहिए, को रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ऑफ द टॉपिक आप जाके लिख दो। बात चल रही है करप्शन पे, आप इन्वेजन की बात करने शुरू कर दो, पॉलिटिकल इन्वेजन की, रिलीजन की बात करना शुरू कर दो, एकदम अलग चले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर नलिन थे, ऑफ कोर्स ये भी अंग्रेज होंगे। इन्होंने कहा है कि निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का, यानी इंडिपेंडेंट तरीके से किया गया जो चिंतन है, किसी टॉपिक के बारे में सोचा गया होगा और उसका बहुत अच्छे से जब अनुभूति की गई, मतलब उसका एक्सपीरियंस किया गया, तो किसी टॉपिक पर जब सोचा गया बहुत ओपन माइंडेड तरीके से, और उसकी बहुत अच्छे से अभिव्यक्ति की गई, एक्सप्रेशन किया गया। ठीक है, कैसा एक्सप्रेशन किया गया? सरस, सजीव और मर्यादित प्रकाशन। प्रकाशन से मेरा मतलब है एक्सप्रेशन, अनुभूतियों का मतलब है एक्सपीरियंस। ठीक है, सरस जिसमें रस हो, जिसमें मजा आए, जो सजीव लगे, ऐसा ना लगे कि सोते सोते लिखा गया है, और मर्यादित हो, जो टॉपिक से रिलेटेड हो। इसी तरीके से शुक्ल जी ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। एक कवि कितना अच्छा लिख सकता है ये पता चलता है गद्य लिखते हुए, लेखक कितना अच्छा लिख सकता है ये पता चलता है गद्य लिखते हुए। उसी तरीके से गद्य कितना अच्छा लिखा जा सकता है ये पता चलता है निबंध लिखते हुए। ठीक है, कसौटी इज योर लिमिट। इसी तरीके से श्री लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी ने लिखा है, निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से है। सच्चे साहित्यिक, जो साहित्य के पैरामीटर पे एकदम सही उतरते हो, जिसमें लेखक अपने आप को प्रकट करता है, टॉपिक को नहीं। जब आप किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि लेखक क्या सोचता है। विषय तो केवल बहाना होता है। जैसे आपको, मुझे, हम सबको एक टॉपिक दिया जाए, मान लो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। ठीक है, तो हम सबके अपने अपने विचार होंगे। हो सकता है कोई बच्चा कहेगा कि मेरे सपनों का भारत वो है जहाँ पे कोचिंग की फी नहीं लगती, कोचिंग फ्री में होती है। ठीक है, कोई कहेगा जहाँ पे ना पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, होमवर्क नहीं होता। लड़कियां कहेंगी जहाँ पे ना लड़कियों को घर के काम नहीं करने पड़ते और ना मेकअप करने पे प्राइज मिलता है। ठीक है, लड़के भी कहेंगे जहाँ पढ़ाई नहीं करना पड़ती, काम नहीं करना पड़ता, आवारागर्दी करने से ही शाबाशी मिलती है। तो टॉपिक तो एक ही हुआ,
मेरे सपनों का भारत, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो विचार है वो कितने अलग अलग आए। तो एक ही टॉपिक पे जब आप लिख रहे हो तो वो टॉपिक को नहीं बता रहा, वो बता रहा है आपकी सोच उस टॉपिक के बहाने। फिर अगर बात करें महान एसेइस्ट, द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, फ्रांसिस बेकन की, तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं निबंध केंद्रीभूत ध्यान के वे कुछ पृष्ठ हैं। पृष्ठ मतलब होता है पेजेस, केंद्रीभूत ज्ञान मतलब सेंट्रलाइज्ड थॉट्स। जब आप एकदम सेंट्रलाइज्ड थॉट को एकदम कंडेंस कर देते हो, ठीक है, सारे ज्ञान को अपने बहुत ही सीमित शब्दों में आप कुछ पन्नों में लिख देते हो, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं निबंध, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। वही ऑफ स्टडीज, ऑफ एक्सपेंस वाले, ऑफ ट्रेवलिंग, ऑफ पैकिंग, बहुत सारा उन्होंने लिखा है। जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है, यानी थॉट्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये थी भाई निबंध की डेफिनेशंस। आई होप मजा आ रहा है आपको। अब बात करते हैं निबंध के तत्वों की। तो भाई निबंध के जो तत्व होते हैं वो भी देख लीजिए। अम, निबंध के दो तत्व होते हैं, भाषा शैली और विषय वस्तु। कल मैंने आपको बताया था। भाषा शैली ऐसे तत्व है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो, भाषा और शैली एक साथ ही चलेंगे, ठीक है, इंटरडिपेंड होते हैं दोनों पे। आज का लेक्चर सिर्फ क्लास 12th के लिए चल रहा है, तो 10th वाले लीव कर सकते हैं, ठीक है। तनिषा, क्रिश ठाकुर, वैसे तो आप कभी आते नहीं हो हिंदी में, आज जब 10th की नहीं है तब आ रहे हो, हाँ। चलिए भाई, 10th की अभी नहीं है, जब 10th की होगी तब आना 10th में। आज 12th की है खाली, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे टॉपिक्स जो आपस में चिपके हुए हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। भाषा मतलब बेसिक निबंध जिस पर लिखा जा रहा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या अवधि या जो भी भाषा है। शैली मतलब उसका तरीका, उसका स्टाइल, ठीक है जी, उसका स्टाइल। जैसे अगर कोई चाय बना रहा है तो पानी और दूध, वो भाषा है, उसके बिना नहीं बन सकती। पर सबका अपना अपना स्टाइल होगा। कोई ज्यादा गर्म करेगा पानी को, कोई कम गर्म करेगा, ठीक है, कोई पकाएगा, कोई कच्ची दे देगा, ठीक है जी। अभी लड़कों को बोले, हमारे नितेश को, ऋषभ को, ये लोग कच्ची पकड़ा देंगे चाय, सर ऐसी ही होती है, ठीक है। ये लड़कियों को जिनको कुकिंग आती है, अगर उनको पकड़ाएंगे तो वो थोड़ा पका के देंगी, ठीक है। अभिषेक बोल रहा सर मैं जला के दे दूंगा, तो वही तरीका अलग अलग हो जाएगा, वो होती है शैली। भाषा शैली की मदद से ही जो विषय वस्तु है, जो हमारा टॉपिक है, वो संप्रेष्य बनता है, पढ़ने लायक बनता है, रिलेटिव बनता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये एक राइटर थे जिन्होंने कहा था कि कि मैं तो सॉरी मैं तो बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा था कि प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति ही शैली का अर्थ और इति है। शैली का मतलब घूम फिर के एक ही आता है, वो रिजल्ट निबंध लिखने के बाद अगर वो इफेक्टिव है तो आपकी शैली सक्सेसफुल है, वरना वो सक्सेसफुल नहीं है। शैली विचारों की आकृति है, शैली ही व्यक्ति है। विचार किस तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं, ये शैली है, और शैली ही व्यक्ति है, ठीक है। शैली ही व्यक्ति है मतलब किस तरीके से लिखा गया है, ये आपका डिपेंड कर रहा होता है उन पर्सन पर, द राइटर, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा। बफन भी एक वेस्टर्न राइटर है, इन्होंने भी बहुत शॉर्ट में बात कही, शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। बीच में कॉमा आना था वैसे इंग्लिश के हिसाब से, तो इन्होंने भी यही बात कही। विषय वस्तु, जैसा कि मैंने आपको बताया, द टॉपिक जिसके बारे में निबंधकार अपने विचारों को रखता जा रहा है। जैसे कोई घटना हो सकती है, कोई सीन हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, ठीक है। निबंध तो मन का उच्चल आवेग या निर्व्याज अभिव्यंजना है। मतलब एक आपके मन में अचानक से आवेग आया, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो और फिर आप लिखते चले गए। उसके भीतर भौतिक या मानसिक कोई वस्तु या विचार, भावनाएं, ये समाहित है। मतलब बेसिकली उसके अंदर आप कह सकते हो कि उसके अंदर आपके वस्तु या विचार विषय वस्तु के रूप में समाहित है। मतलब जब आप एक निबंध को पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिलते हैं थॉट्स, ठीक है जी, उसके अंदर है। और वो है क्या, वो है एक्सप्रेशन, ठीक है। आपके दिमाग में एक मान लो एक्सीडेंट को देख के विचार आया, यार एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो आप अपने इमोशन भी लिखोगे, उसमें फैक्ट भी लिखोगे, तो वो है क्या आपका, वो है आपका एक्सप्रेशन।
उसको जब पढ़ा जाएगा तो आपके थॉट्स भी मिलेंगे, आपके आइडियाज मिलेंगे, आपका सोल्यूशन मिलेगा, जैसा आप आर्टिकल राइटिंग में करते हो। अब बात करें व्यक्तित्व एवं शैली के आधार पर निबंधों को हम देखते हैं कुछ प्रकारों में, जैसे वर्णात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, कथानक एटसेट्रा, कथात्मक। ठीक है, विषय के अनुकूल भाषा और शैली दोनों बदलती है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा टॉपिक होगा वैसी भाषा होगी। संक्षिप्तता यानी कितना आपने छोटा रखा, विचार कैसे रखे, व्यक्तित्व कैसा था, इसी के बेसिस पे हम निबंध को जज कर रहे होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं शैली की। शैली कौन कौन सी होती है? पहली शैली होती है भाई समास शैली। ये क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, समास शैली क्या होता है? समास शैली नाम से ही समझ में आ रहा है। समास क्या होता है जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में। समास क्या होता है भाई? चैट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से। कम ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय समास? क्या होता है बताइए। याद है संधि और समास में क्या करते थे हम? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते थे, ठीक है, मिलाते थे, ठीक उसी तरीके से जब हम किसी बात को कह रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में कंबाइन करते हुए, तो उसे हम कहेंगे समास शैली। इंग्लिश में इसे कहते हैं अफोरिज्म। जैसे रहीम कबीर वगैरह की पोइट्री में होता है ना, और फ्रांसिस बेकन के ऐसे में होता है, बिहारी लाल की पोइट्री में होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम बोलो लेकिन बहुत कुछ कह दो, ये होता है आपका समास शैली यानी अफोरिज्म। ठीक है, इसका उल्टा होता है व्यास शैली। आप समझ सकते हो ये किसके नाम पे होगा? ये होता है महामुनि वेद व्यास जी के नाम पे, जिन्होंने कुछ संस्कृत के श्लोकों को इकट्ठा किया और चारों वेदों की रचना कर दी। दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना कर दी, वो हमारे मुनि वेद व्यास जी। ठीक है, होता क्या है इसमें, हम टॉपिक को बता रहे होते हैं बहुत ही सरल तरीके से, एग्जाम्पल दे दे के। ऑफ कोर्स सरल करना है तो टाइम लगेगा, कठिन करना है तो शॉर्ट में निपटा दिया जाएगा। तो रोचक ढंग से बहुत प्रस्तुत कर रहे होते हैं, इसमें सरलता होता है, स्वाभाविकता होती है, क्लैरिटी आपको मिलती है, स्पष्टता होती है। जो कथात्मक निबंध होते हैं और वर्णनात्मक निबंध होते हैं, जब कोई स्टोरी बता रहे होते हो और किसी चीज का वर्णन दे रहे होते हैं, हम डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, तो वो लिखे जाते हैं व्यास शैली में। दूसरी तरफ ऐसे निबंध होते हैं जो विवेचन शैली में लिखे जाते हैं, अर्थात जहां पर तर्क और वितर्क चल रहा होता है, आप आपस में सोचते हो। जैसे बुद्धि और बल, बल क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, इस पे लास्ट ईयर एक चैप्टर था आपका, 6th चैप्टर, इस साल तो नहीं है। उसमें ऐसा होता था कि भाई आपने पूरा जो ऐसे है उसमें बस यही डिस्कस हो रहा था कि बल तो राम में भी था, रावण में भी था, कृष्ण में भी था, कंस में भी था, बापू में भी था, अंग्रेजों में भी था। किसने क्या किया, कैसे बल का उपयोग किया, कैसे उपयोग नहीं किया, ये सारी बातें तर्क वितर्क, एक पॉइंट उसके खिलाफ एक और पॉइंट, फिर उसके सपोर्ट में एक और पॉइंट, इस तरीके से जो चल रहा होगा उसे हम कह सकते हैं विवेचन शैली में लिखा गया निबंध। ठीक है, ये जनरली होता है जहां पे जो अध्ययन वाले निबंध होते हैं आपके, जिसमें आपने बहुत कुछ सोचा होता है गहराई से। ठीक है, ऐसे निबंधों में क्लिष्टता आती है, कभी कभी ये निबंध बोरिंग होते हैं। जैसे हिंदी मीडियम में भी पहले एक निबंध था बल से रिलेटेड, और इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको बताया बल और बहादुरी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था वो। ठीक है, आचार्य शुक्ल जब निबंध लिखते हैं तो वो इस तरीके ही के ही निबंध लिख रहे होते हैं। व्यंग शैली, व्यंग आपको पता होगा, सैरेकेज्म, जब हम किसी चीज के बारे में लिख रहे होते हैं सैरेकेज्म करते हुए। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर पढ़ा बाजार दर्शन, तो वो सैरेकेज्म ही तो था जब हम समाज की व्यवस्था पर लिख रहे थे। या एक पोयम हमने पढ़ी थी कैमरा में बंद अपाहिज, वो भी सैरेकेज्म था। ठीक है, कल हिंदी का ऑफलाइन टेस्ट है तो जितना हो सके दे दीजिएगा, और ऑनलाइन भी सेम टाइम पर रहेगा। ठीक है जी। व्यंग शैली, आवेग शैली क्या होता है? आवेग शैली को प्रवाह शैली भी कहते हैं। जब आपके मन में इमोशन आए और आप फीलिंग्स के हिसाब से उसको बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, कुछ ना कुछ लिखते जा रहे हो, जगह जगह से एग्जाम्पल लेकर आ रहे हो, इसे हम कहते हैं आवेग शैली। जैसे महादेवी वर्मा जी का एक ऐसे है नारीत्व का अभिशाप, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि है ना, नारीत्व क्या होता है, क्यों माँ सीता को ही परीक्षित
परीक्षा देना पड़ी, क्यों राम जी को परीक्षा नहीं देना पड़ी, क्यों परशुराम जी के द्वारा उनकी माँ की गर्दन काट दी गई, पिता की गर्दन नहीं काट दी गई। ठीक है, तो वो इमोशन में बोलते बोलते भाषा का इस्तेमाल करती हैं, मर्यादा का भी पालन करती हैं, एग्जाम्पल भी देती हैं। ये हो गया आपका आवेग शैली। संलाप प्रलाप शैली। संलाप शैली में क्या होता है, आपने एक टॉपिक के बारे में आप डायलॉग पे डायलॉग देते जा रहे हो, बेसिकली आप पॉइंट पे पॉइंट रखते जा रहे हो। ठीक है, स्टेटमेंट्स देते जा रहे हो लोगों की, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। जैसे मान लो बात हो रही है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों का महत्व, आपने गांधी जी की बात रख दी, फिर थोड़ी देर बाद आपने मान लो किसी और की बात रख दी। आप अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हो। प्रलाप शैली में आपके इमोशंस पे नियंत्रण नहीं रह पाता, आप आवेगपूर्ण तरीके से लिख रहे होते हो। ठीक है, और भावों की अभिव्यक्ति कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाती है। आवेग शैली में ऐसा नहीं है। ठीक है, भाषा भावों के अनुरूप है, कोई अस्त व्यस्त होने की फीलिंग ही नहीं है। जबकि प्रलाप शैली में अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और संलाप शैली में स्टेटमेंट्स और डायलॉग्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता रहेगा। ठीक है भाई, निगमन आगमन शैली। निगमन शैली को सूत्र शैली भी कहते हैं। इस शैली में आप एक थॉट रखते हो, जैसा हम स्पीच राइटिंग में करते हैं। एक थॉट रखते हो और उस थॉट को एक्सप्लेन करते 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 लिखते जाते हो। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं निगमन शैली। इसका रिवर्स होता है आगमन शैली, जहां पे आप एक बात को पूरा समझाते हो और लास्ट में एक समरी दे देते हो कि आप इसे याद रख सकते हो। जैसे मैंने बाजार के बारे में बोलना शुरू किया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में शुरू किया, और लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट दिया, इस देश को मास प्रोडक्शन की नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस की जरूरत है, खत्म। तो आप इसको अपने साथ याद रखोगे। अगर मैंने शुरू में ये बात कही और फिर आपको एक्सप्लेन किया, तो वो हो जाएगी निगमन शैली। यानी स्टेटमेंट प्लस एक्सप्लेनेशन निगमन शैली, एक्सप्लेनेशन प्लस स्टेटमेंट इज इक्वल टू आगमन शैली। बहुत अच्छे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि निबंध के प्रकार कौन से होते हैं। तो भाई 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक, किसी चीज के बारे में जब आप डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हो, और खासकर यहाँ पे सौंदर्य तरीके से, सौंदर्यता पूर्वक बहुत सुंदर तरीके से सजा धजा के आप डिस्क्रिप्शन देते हो, तो वो आते हैं वर्णनात्मक। ठीक है जी। ठीक है, आगे वर्णनात्मक निबंध में क्या आएगा, जैसे मैंने कहा आपका प्रिय क्रिकेट मैच, आपका प्रिय दिन, आपका पहला बर्थडे। भावात्मक निबंध में क्या होता है, भावात्मक निबंध में, ठीक है आखिरी के 5 मिनट ही बचे हैं क्लास के, हाँ चलिए। भावात्मक निबंध क्या होते हैं, जब आप किसी चीज का इमोशन के हिसाब से डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हो। ठीक है, काफी हद तक ये सेम होते हैं। इमोशन के हिसाब से कैसे देते हो, जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, या आपका प्रिय राजनेता, ऐसा कुछ आप दे रहे होते हो। आपकी प्रेरणा, तो आप लिखते कलाम साहब के बारे में, या जो भी आपकी प्रेरणा है उसके बारे में। ठीक है, तो भावात्मक और वर्णनात्मक काफी हद तक आपको सेम मिलेंगे। विवरणात्मक क्या होते हैं भाई, विवरणात्मक ऐसे निबंध है जहां पर विवरण, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन होता है, दैट इज लाइक रिपोर्ट राइटिंग। एक ही टॉपिक पर हम केंद्रित होते हैं और उसके बारे में हम बता रहे होते हैं, उससे हटके कोई और बात नहीं होगी। जबकि विचारात्मक अगर आप देखोगे, तो होता क्या है, यहाँ पे हम थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, समझना। यहाँ इमोशन नहीं है, थॉट है। ठीक है, इमोशन नहीं, थॉट है। इमोशन कैसे हुआ भाई, आपका प्रिय राजनेता, ये इमोशन है। राजनीति और भारत की व्यवस्था, ये थॉट है। फिर आप सोचोगे कि भारत में राजनीति का क्या महत्व है, होना चाहिए थी कि नहीं होना चाहिए थी, देश बर्बाद होता है या देश को फायदा मिलता है। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, बताइए। कम ऑन भाई, कल हिंदी का टाइमिंग एक ही है टेस्ट का, 9:30 से 10:30। उसके अलावा टेस्ट मत देना कोई भी, हाँ सबमिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके लिए मैंने इतना आपके लिए मेहनत की, संडे को भी 1 घंटा, और अगर उसमें भी आप लोग टेस्ट ना दे पाओ, तो फिर नहीं दो, फिर क्यों दे रहे हो टेस्ट।
ठीक है, जब मैं 1 घंटा दे रहा हूँ और उसके बाद भी आप टेस्ट ना दे पाओगे तो क्या ही मजा आएगा, हाँ।